हेलो फ्रेंड्स, मैं देवकिशन आपका प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑनलाइन क्लास और यूट्यूब चैनल ऑलवेज टॉप पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी विद्यार्थियों प्रतियोगियों को सफलता की ऊंची उड़ान पर पहुंचाना हमारा जो मकसद है रहेगा। और इसी कड़ी में हमने पहले जो स्वर संधि के बारे में पढ़ाई की। आज हमारा अगला भाग है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि व्यंजन संधि प्रतियोगी परीक्षाओं में दो तरह से प्रश्न पूछता है कि निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें संधि विच्छेद भी पूछते हैं, तो हम यहाँ पर धीरे धीरे उन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो पहले व्यंजन संधि की परिभाषा देखें। व्यंजन संधि में नाम से ही चलता है कि व्यंजन जरूर होगा, है ना। तो जिन व्यंजन वर्ण के परे या बाद में स्वर आए, व्यंजन आए, तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये हमने कई किताबों में भी देखी है दोस्तों, लेकिन कई बार समझ में भी नहीं आती, है ना। परिभाषाएं देखते हैं, लेकिन इसको हम अपने तरीके से देखते हैं कि हमें पता है कि संधि करते वक्त दो शब्द होते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है परपद, है ना दोस्तों। तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसमें दोस्तों? पूर्व पद के अंतिम वर्ण और परपद के प्रथम पद, दोनों के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहेंगे। तो अब यहां पर हमारी परिभाषा बुक्स में हमने देखी है, कई बार पढ़ी है, लेकिन फिर भी क्या है ध्यान में नहीं रहता। तो अपने इस शब्द को अपने सरल तरीके से देखते हैं कि अपने पता चल गया कि पहले पद के और दूसरे पद दो पद होते हैं। तो पहला पद व्यंजन और उसके बाद स्वर हो सकता है। पहला पद व्यंजन, उसके बाद दूसरा पद व्यंजन हो सकता है। पहला पद स्वर और दूसरा पद व्यंजन हो सकता है ना। तो इन शब्दों में व्यंजन का होना जरूरी है, तो वहां पर व्यंजन संधि का प्रयोग होगा। इनको और आगे देखते हैं तरीकों से। अच्छा, पहले अपने व्यंजन की बात करें तो व्यंजन अपने जो व्यंजन संधि में काम आएंगे वो कुल मिलाकर 33 व्यंजन काम आएंगे। जैसे स्वरों में आए थे अपने 11 स्वर, स्वर संधि में 11 स्वर, है ना। लेकिन व्यंजन संधि में अपने ये 33 व्यंजन ही काम में लेंगे। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि व्यंजन तो और भी बच गए, संयुक्त वर्ण बच गए, छ, त्र, ज्ञ, तो संयुक्त वर्णों को हम व्यंजन में काउंट नहीं करेंगे दोस्तों। अब बार बार आप ये पूछेंगे कि हमें इस व्यंजन संधि में वर्गों का पता होना चाहिए। तो अपने वर्ग होते हैं दोस्तों 5 वर्ग। कितने वर्ग? 5 वर्ग। जो प्रथम वर्ण है उसी से शुरू होता है। क वर्ण, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो ये विशेष अपने ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, और ध्यान में रखना है कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण क्या होगा। तो प्रथम क वर्ग का प्रथम वर्ण हो गया अपना क, दूसरा वर्ण हो गया ख, तीसरा हो गया ग, चौथा हो गया घ और पांचवा हो गया अंग। तो इस तरह से 5 वर्ग बन गए अपने, है ना। और सबके नीचे हलंत लगा है, तो ये भी नहीं हो कि स्वर क्या होते हैं व्यंजन क्या होते हैं। तो जहां पर हलंत लगा हुआ है वो वर्ण अपना व्यंजन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे तो 5 वर्ग
प्रत्येक में 5-5 वर्ण, टोटल हो गए अपने 25 वर्ण। फिर चलते हैं अपने अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। कितनी दोस्तों? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4, य, र, ल और व। इसी तरह से ऊष्म व्यंजन है अपने, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4। कौन कौन सी? स और ह, है ना। तो ये कुल मिला के अपने हो गए 33 व्यंजन। और इन व्यंजनों को अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि संधि को जो व्यंजन संधि के जो नियम है उसमें यही बार बार आएगा कि पहले वर्ग का तीसरा पद, 5वां वर्ण, दूसरा वर्ण हमें काम में लेना पड़ेगा। तो अपने वर्णों को विशेष ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं अपने पहले वर्ग नियम की तरफ। पहला नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किसमें? पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण कौन कौन से हो गए अपने? क, च, ट, त, प। ये जो अपने 5 वर्ग है, और 5वें वर्ग का पहला वर्ण हो गया अपने। इसके बाद यदि तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, य, र, ल, व, ह या स्वर आए तो वह अपने से तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, है ना। ये हमने किताबों में पढ़ा है, समझ में नहीं आता है क्या पढ़ा है ना, ऊपर से चला जाता है कई बार। तो अपने इसको तरीके से देखते हैं कि जो अपना वर्ग है क, च, ट, त और प, व्यंजन आ जाएंगे अपने। पहले पद का अंतिम वर्ण इनमें से होना चाहिए कोई ना कोई। इसके बाद जो पर पद होगा उसमें कोई स्वर हो सकता है, या वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण, और या क्या हो सकते हैं? य, र, ल और व। इन वर्णों में से कोई भी वर्ण होगा तो क्या कहा दोस्तों? पहला वर्ण जो है ये है जो अपने किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में, है ना। ये अपने पीछे दिखाई था। पहला वर्ण किस में बदल जाएगा दोस्तों? अपने तीसरे वर्ण में, है ना। कि पहले का तीसरा, क वर्ग किस में बदल जाएगा? घ में। च वर्ग किस में बदल जाएगा? ज में। ट वर्ग ड में बदल जाएगा। त वर्ग द में बदल जाएगा। प वर्ग ब में बदल जाएगा, है ना। अभी भी यदि कुछ कंफ्यूज हो तो आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। उनको आगे जैसे जैसे समय मिलेगा हम उस पर भी चर्चाएं करते रहेंगे। तो दोस्तों पहला वर्ग अपने किस में बदल गया? तीसरे वर्ग में। तो क अपने बदल जाएगा ग में। च किस में बदल जाएगा दोस्तों? जो तीसरा वर्ग क्या था अपना, च किस में बदलेगा? ज में। किस में? झ में। ट किस में बदलेगा? देखें, ट वर्ग ड में। किस में बदल रहा है? ड में। त वर्ग किस में बदल रहा है? त वर्ग बदल रहा है द में। और प बदल जाएगा ब में। तो बस इतनी सी सिंपल सी बात है अपने दोस्तों कि जो पहला वर्ग है वह अपने तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इनके कुछ उदाहरण करेंगे तो और ज्यादा सरल हो जाएगा अपने लिए। जैसे वाक, कौन सा वर्ण? पहला वर्ण, है ना। तो और इसके बाद क्या बना? स्वर। तो वाक, धन, ईश, है ना। तो क और आगे अंतिम पद का पहला वर्ण है ई। आपने यही कहा था कि पहले वर्ण के बाद में कोई स्वर, पहले वर्ण के बाद में
स्वर आ सकता है, तो वह अपने ही किसमें, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो क का तीसरा वर्ग क्या होता है, ग, तो ये क्या बन जाएगा, ग में। बड़ी ई की मात्रा है ना, तो ई जो स्वर है वह मिलके बन जाएगा अपना गी। तो वाक धन ईश क्या बन गया शब्द, वागीश, है ना। इसी तरह से दिक धन अंबर, दिक क और अ दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, परिवर्तन जो होगा वह होगा ग के बीच में, है ना। ग व्यंजन बनता, लेकिन अस्वर है तो अस्वर मिलने से पूर्ण शब्द वर्ण बन गया, तो अपना शब्द बन जाएगा दिगंबर। कौन सा शब्द बन गया, दिगंबर। इसी तरह से ट किस में बदल जाएगा, अपने ही तीसरे वर्ण में, ड में। ट और आ दोनों का मिलान किया तो बन गया ड, और आ वर्ण स्वर है तो आ की मात्रा हो गई, तो शब्द बन गया अपने सड़ा नन, है ना। छह है आनंद जिसके। इसी तरह से अब देखिए दोस्तों, पहले पद का पहला वर्ण है अपने ट, और दूसरे का भी है य, है ना। और इस बार दोनों वर्ण क्या है, व्यंजन। दोनों वर्ण क्या है, व्यंजन। तो जो ट है अपने ड में बदलेगा, किसमें, ड में, लेकिन स्वर नहीं है, इसलिए जो परिवर्तन होगा वो बस यही होगा, और ट का ड बन जाएगा और आगे शब्द यंत्र का यंत्र रह जाएगा। तो शब्द बन गए अपने षड्यंत्र, ना। चलो, इसी तरह त का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलना, तो स प्लस आशय, है ना। तो त और आ में संधि हुई तो बन गया आपके द, और आ मिलाया स्वर तो बन गया दा। तो सत धन आशय शब्द बन जाएगा अपना सदाशय। अपने कमेंट्स और उदाहरण यदि समझ में नहीं आए तो अपने कमेंट्स बॉक्स में आप लिखते जाएं। तत् धन अनंतर, है ना, तो आधा त या त व्यंजन और अ जो मिलके बनेगा वो बनेगा द, और स्वर मिल गया इसलिए पूर्ण वर्ण बन गया और शब्द बन जाएगा अपना तदंतर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना जो पहला नियम है कि पहले का तीसरे में परिवर्तन, किसमें, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना, पहले का तीसरा। इतना याद रखना काफी है आपके लिए कि पहला किसमें बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। जो अभी आपने देखा भी था परिभाषाओं के रूप में कि पहले वर्ग के बाद में यदि स्वर आए, तीसरा सब वर्ण आए, चौथा वर्ण आए, य र ल व आए, तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो यह है अपना पहला नियम। अब है दूसरा नियम, दूसरा नियम, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। किसमें दोस्तों, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में। कब होगा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किससे होगा, न या म वर्ण से, न या म वर्ण से, तो वह अपने ही पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते अपने, क च ट त और प वर्ग, ये हो गए अपने अपने वर्ग के पहले, वर्ग का पहला वर्ण। उसके बाद में क्या होना चाहिए, न या म। तो यह किसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ण के
पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। देखें कि पांचवा वर्ण कौन सा है? क का पांचवा वर्ण अंग है ना। च वर्ग का अंतिम वर्ण य, ट वर्ग का अंतिम वर्ण ण और त वर्ग का अंतिम वर्ण न और प वर्ग का अंतिम वर्ण म। तो अपने ही वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो क बन जाएगा अपने अंग में, च बन जाएगा य में, ट अपने वर्ग में बदल जाएगा ण वर्ग में, त बन जाएगा अपने न में और प बदल जाएगा अपने म वर्ण में, है ना। अब देखें इनको उदाहरण के रूप में। पहला है अपने उत धन मूलन, है ना दोस्तों। तो त धन म, तो पहले वर्ण के बाद क्या आ रहा है? म। तो किस में बदल जाएगा? त किस में बदल जाएगा? अपने न में। किस में बदल जाएगा दोस्तों? न में। तो त के स्थान पर ये नए शब्द का या नए वर्ण का प्रयोग हुआ, वो शब्द हो गया अपने उन्मूलन। इसी तरह से सट धन मास, तो ट के बाद म आया है ना। तो ट का जो अंतिम वर्ण है वो है ण, तो इसका मतलब हो जाएगा अपने षणमास। अधूरा क्यों आया? क्योंकि यहां ट है, अधूरा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, आगे स्वर नहीं है ना। तो इसलिए यहां पर अपना व्यंजन वर्ग ही रहेगा। उत धन नयन, उत धन नयन, है ना। तो त और न जो परिवर्तन होगा, त अपने किसमें? पांचवें वर्ण में, और पांचवा वर्ण क्या बनेगा अपना? न। तो अपने इस न को और बना देंगे, तो शब्द बन जाएगा उन्नयन, है ना। इसी तरह अप धन मय, प की संधि हुई म के साथ, तो प का जो पंचम वर्ण है वो बन जाएगा म में। ठीक है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ग का पहला वर्ण पांचवें में, कहते हैं 3 5 मत करो, तो 3 5 का मतलब क्या हो गया? पहले का तीसरा और पहले का पांचवा। तो दो नियम अपने क्लियर हो जाएंगे, 3 5 करना। तो पहले का वर्ण का तीसरा वर्ण और पहले वर्ण का पांचवा वर्ण। अगला नियम, नियम नंबर 3, म के साथ। किसके साथ दोस्तों? म के साथ। म व्यंजन है अपना, म के साथ क से लेकर म तक जो अपने स्पर्श व्यंजन थे, कितने थे? 25। 5 5 वर्ग हो गए ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो 25 व्यंजन ही हो गए, ये 25 वर्ण हो गए अपने पांचों वर्णों के। से किसी भी वर्ण से यदि मिलते हैं तो उसी वर्ग का वह पंचम वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि म के स्थान पर वह पंचम वर्ण आ जाएगा। जैसे आपने देखा ही था, क का पंचम वर्ण अंग, च का पंचम वर्ण य, है ना। तो ये किसके बाद? म के बाद आने चाहिए, है ना। म के बाद स्पर्श व्यंजन आ गए सारे के सारे, तो वह अपने इस पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अपने देखें आगे, तो म के बाद में यदि कोई सा भी वर्ण हो स्पर्श व्यंजन 25 तक में, तो वह अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाएगा। जैसे देखें उदाहरण के तौर पर, सम प्लस कल्प, म धन क, म और क में संधि होगी, परिवर्तन क्या होगा? म के बाद जो भी वर्ग होगा, वर्ण होगा, वह अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो क का पांचवा वर्ण कौन सा है?
अंग, है ना। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, संकल्प, है ना, और बिंदी भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सम प्लस धन कल्प संकल्प का किसमें बदल गया, अपने ही पांचवें वर्ण में। किसके बाद, म के बाद यदि व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन, तो वह अपने ही पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। इसी तरह सम धन ख्या, तो शब्द क्या बन जाएगा अपना, संख्या। सम धन जीवन, है ना, जीवन, ज कौन से वर्ग का है, च वर्ग का, है ना। च का पंचम वर्ण कौन सा, य। तो हम इसको कह सकते हैं सम धन जीवन। जीवन किस में बदल जाएगा दोस्तों, म और ज में ध्वनि हुई तो व्यंजन बन गया अपने पांचवें में, और इसको बिंदी भी लगा सकते हैं, संजीवन। फिर इसी तरह से सम प्लस चय, समचय का शब्द बन जाएगा, म और च अपने ही वर्ग में पांचवें में बदल गया, संचय। तो तीन नियम पढ़ लिए अपने। पहला 3 5, यानी कि पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन और पहले का पांचवें में परिवर्तन। उसके बाद दोस्तों अपने पढ़ा है म का, म के बाद यदि कितने भी स्पर्श व्यंजन हो, कोई सा भी हो, कितने हो गए टोटल, 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन हो गए 25, तो उसी वर्ग का वह अपने ही पांचवें वर्ग में लिखा जाएगा, या उसको अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। और भी सरल है नियम, 4 नंबर नियम, उसी का ही विस्तृत रूप है, क्योंकि हमने स्पर्श व्यंजन तक तो पढ़ लिए, अपने 8 व्यंजन और रह गए, है ना। तो 8 व्यंजन कौन से रह गए, 4 अंतस्थ व्यंजन रह गए और 4 ऊष्म व्यंजन रह गए, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। अब उस अपने वर्ग वालों में तो क्या था कि वह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण बन जाएगा, उसको लिख सकते हैं या अनुस्वार के रूप में, लेकिन यहां पर इनका कोई पंचम वर्ण तो होता नहीं है, तो यहां लिखेंगे अपने क्या, अनुस्वार, है ना। म के बाद यदि य, र, ल, व और कौन से, स और ह वर्ग हो, तो इनके स्थान पर क्या बन जाएगा अपने, अनुस्वार, है ना। क्या बन जाएगा, अनुस्वार, इस तरह से, है ना। तो अपने पहला उदाहरण है सम धन योग, तो म के बाद में क्या आया, य, तो म धन य बराबर क्या बन गया, अनुस्वार। तो शब्द बन गए अपने संयोग। इसी तरह से दोस्तों सम धन रक्षण शब्द बन जाएगा अपना संरक्षण। सम धन विधान बन जाएगा संविधान, अनुस्वार बन जाएगा। सम धन सय बन जाएगा अपने संशय, है ना। म और स बनकर म के बाद में सवर्ण, सवर्ण का क्या बन जाएगा, अनुस्वार। तो शब्द हो गया अपने संशय। तो ये अपने 4 नियम हो गए। कौन कौन से, 3 5 करना, यानी कि पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन, फिर पहले वर्ग का पांचवें में परिवर्तन। तीसरा नियम था अपने म के बाद में यदि कोई भी स्पर्श व्यंजन हो तो वह अपने ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। और चौथा नियम, यदि म के बाद में कोई भी अंतस्थ या ऊष्म वर्ण हो, जो अपने 4 है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, तो वह अपने ही अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा। 3 5 के पढ़ लिए अपने, 6 का नियम, 3 5 और 6, है ना। तो 6 संबंधी नियम, किसी भी लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च को जोड़ दिया जाता है, च का आगमन। ये परिभाषा हमने बुक्स में कई बार पढ़ी है, लेकिन समझ में नहीं आती है ना। तो इसको तरीके से देखते हैं। क्या कहा हमें, लघु स्वर। लघु स्वर कौन कौन से होते हैं,
अपने पता है अ और ई, उ, री, और क्या कहा है, लघु स्वर हो गए, और उसके साथ कहा है आ। यदि इन वर्णों के बाद में, किनके वर्ण के बाद में, इन वर्णों के बाद में यदि छ आ जाए, कौन सा वर्ण, छ व्यंजन, है ना, तो अपने बन जाएगा एक आगम वर्ण और जुड़ जाएगा च वर्ग, च वर्ण एक नया जुड़ जाएगा, ये कहलाएगा छ संबंधी। ये हो गए अपने ऋस्व या लघु स्वर कह सकते हैं, और उसके साथ में आ को जोड़ते हुए, और उनके बाद में हर पद का पहला वर्ण छ हो तो इनके बीच में अपने छ लगा सकते। इतना भी याद नहीं रहे तो आप ये याद रखें, ये शब्द जहां पर भी आ जाए, च छ शब्द के मध्य में कहीं पर भी आ जाए, आप व्यंजन संधि ही कर दें। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। जैसे देखें अनुधन छेद, अनुधन छेद, है ना, तो उ वर्ण और छ वर्ण आ गया, उ और छ, इन दोनों को मिलान करेंगे तो अपने च का आगम हो जाएगा और छ है जैसा का जैसा ही रह जाएगा, और शब्द बन जाएगा अपना अनुच्छेद। इसी तरह से वी और छेद, है ना, वी धन छेद, तो ई और धन छ, इन दोनों व्यंजन, स्वर और व्यंजन को मिलाएंगे तो किसका आगम, च वर्ण का आगम, है ना, तो च के साथ लिखेंगे तो वी च छ और द, विच्छेद, क्या बन जाएगा, विच्छेद, है ना। इसी तरह से अपने देख सकते हैं और उदाहरण, परि धन छेद, क्या बन जाएगा दोस्तों, कमेंट्स में लिखते रहे अपने, हाँ क्या बन जाएगा, ई आया है, छ आया है, तो अपना च का आगम बन जाएगा, है ना, तो शब्द बन जाएगा परिच्छेद। तो ये दोस्तों अपने आज व्यंजन संधि के 5 नियम पढ़े हैं।